अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कब्ज़ से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए बगैर दवाई के। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे बाकी तमाम बीमारियां जन्म लेती हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कब्ज़ का जो इलाज है वो ग़िज़ा के साथ किया जाए, ना कि दवाई के साथ किया जाए, क्योंकि दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता अपना असर छोड़ देती हैं, जिस्म का हिस्सा बनना शुरू कर देती हैं और फिर मैदा भी किसी काम का नहीं रहता, आंतें भी किसी काम का नहीं रहती और हासिल वसूल कुछ नहीं होता और इंसान की तबीयत पहले से भी ख़राब। दवाई का इस्तेमाल सिर्फ तब करना है जब आपके बाकी तरीका इलाज जो हैं वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की जिससे कब्ज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इनमें से जितने भी तरीके आजमा सकें वो आपने आजमाने हैं, सारे ना भी आजमा सकें तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर आजमाने हैं। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि जब उनको पखाने की हाजत होती है, वॉशरूम में जाने की हाजत होती है, तो वो लोग कहते हैं किसी काम में मसरूफ़ हैं, ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि पहले ये काम निपटा लूँ फिर जाता हूँ। इससे होगा क्या, इससे आपका पखाना अंदर पड़ा पड़ा सख्त हो जाएगा और जब वो सख्त हो जाएगा तो आपको जोर लगाना पड़ेगा और कुछ हिस्सा उसका खारिज होगा और कुछ अंदर रह जाएगा। जैसे ही आपको नेचर्स कॉल आए, इसको नेचर्स कॉल कहते हैं, जैसे ही नेचर्स कॉल आए तो आपने फौरन उसको आंसर करना है और आपने वॉशरूम चले जाना है। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि खाना चबा चबा के खाना है। कहा जाता है कि 32 दफा खाने के लुकमे को चबाना चाहिए। तो आपने एक इस चीज़ का ख्याल रखना है कि खाना अच्छी तरह चबा के खाना है। कोशिश करना है कि उस टाइम कोई टीवी ना देखें, उस टाइम कोई मोबाइल फ़ोन ना देखें, अपना पूरा अटेंशन रखें। आपको खाना खाने का मज़ा भी आएगा और अब वो आपके जिस्म का हिस्सा भी बनेगा और जो फालतू उसका जो हिस्सा होगा वो बड़ी आसानी से पखाने के रास्ते खारिज होगा। तो चबाना अच्छी तरह शर्त है। नंबर 3, आपने कोशिश करनी है आज से कि जो फल छिलके समेत खाए जा सकते हैं उनको छिलके समेत खाना है। जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गई, आड़ू हो गया, अमरूद हो गया, इनके छिलके नहीं उतारने। इसी तरह फिर कुछ दालें हैं जो हम जिनके छिलके साफ कर देते हैं, तो छिलके साफ किए बगैर फल और फ्रूट आपने इस्तेमाल करने हैं, छिलकों समेत इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। नंबर 5, हमारी ज़िंदगी में बीज जो हैं वो उनका इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन अगर आप देखें कि हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो रोज़ाना कोई ना कोई बीज इस्तेमाल करते थे। बीजों का मतलब ये है, जैसे अलसी के बीज हो गए, तुख मलंगा हो गया, इसके अलावा चिया सीड्स हो गए। ये वो बीज हैं जो ना सिर्फ ये कि आपके मैदे के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके निज़ाम इंहज़ाम के लिए बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये ओवरऑल अब तो इसको रिसर्च प्रूव करती है, जो लोग रोज़ाना 1 चम्मच सीड्स का खाते हैं, चाहे वो कद्दू के पंपकिन सीड्स हों, अलसी के हों, कोई से बीज हैं, उनकी वो जीते भी ज़्यादा हैं और उनको ब्लड प्रेशर, मैदे के मसाइल, तेज़ाबियत जैसे मसाइल नहीं होते। तो आपने कोशिश करनी है कि रोज़ाना 1 चम्मच बीजों का ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे कब्ज़ का मसला आपका कभी भी नहीं होगा। नंबर 5, आपने आटा कभी भी छना हुआ इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, मतलब जवार, मकई, बाजरा और गंदम को मिला के आपने जो आटा है वो आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये भी ज़हन में रखना है कि आजकल जो गंदम इस्तेमाल हो रही है ये वो गंदम नहीं है जो खालिस देसी गंदम होती थी। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड गंदम है जिसकी तासीर जो है वो सिर्फ ऐसी ही है कि जिगर के इर्द गिर्द चर्बी बनाती है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने बाजरा, जवार, जौ, मकई और गंदम, इनको पांचों को मिक्स करके फिर आपने आटा जो है वो गूंदना है और रोटी इस्तेमाल करनी है। नंबर 6, हम सब जानते हैं कि अंजीर में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है और अंजीर को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 2 दाने आपने अंजीर के रात को भिगो देने हैं और सुबह उठ के उनको चबा चबा के इस्तेमाल करना है और साथ ऊपर से पानी पी लेना है। इसके अलावा एक और तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा कब्ज़ कुशा है। अंजीर को आपने सुबह उठ के 1 कप नीम गर्म दूध में, दूध को मतलब पहले बॉईल कर लेना है और फिर उसमें आपने 2 दाने अंजीर के डाल के 15 से 20 मिनट पड़े रहने देने। उतनी देर आप वॉक पे चले जाएं, वापस आएँ, वापस आके उसको आपने पी लेना है और वो उसमें उसका भी तरीकाकार ये है, पहले अंजीर को चबा के खाएं फिर ऊपर से दूध पी लें। कब्ज़ जितनी भी पुरानी हो वो आपके पास भी नहीं फटकेगी, वो आपसे माफ़ी मांगेगी अगर आप इन तरीकों में से कुछ तरीके, सारे ना भी सही 4 या 5 भी अपना लें, तो कब्ज़ आपके पास कभी नहीं आने वाली और उसकी वजह से बवासीर और एनल फिशर और अफारे जैसी कंडीशन से भी जान छूट जाएगी। अच्छा, अगला तरीका जो है वो जैतून के तेल का है और जैतून के तेल में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच जैतून के तेल के चमचे डालने हैं और 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल देना है और इसको आपने अच्छी तरह हिला लेना है और इसको उसके बाद आपने फौरी तौर पे पीना है। आपने इसको कुछ देर पड़े नहीं रहने देना क्योंकि फिर छिलका फूल जाएगा और वो पीने में भी दिक्कत होगी और जो असल उसका फायदा है कि वो पेट में जाके फूले और आंतों को मसाज करे तो वो फिर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये तेल डाल के, जैतून का तेल डाल के पानी के अंदर 1 चम्मच छिलके का डाल के उसी टाइम सिप सिप करके पी लेना है।
یہ اندر جا کے آپ کی آنتوں کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو مساج کرے گا اور جو فضلہ پہلے سے پڑا ہوا ہے اس کو صاف کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرے گا۔ اس کے بعد اگلی بات ہے مساج۔ آپ نے صبح اٹھ کے اپنے پیٹ کو مساج کرنا ہے، ہلکا 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 مساج۔ مساج مطلب یوں یوں اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرنے ہیں اپنے پیٹ کو اور پھر یوں مٹھی سے دبانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنی ناف کے ارد گرد اور اپنے مثانے سے تھوڑا سا اوپر یہ آپ نے 5 منٹ روزانہ کرنا ہے۔ یہ وہی عمل ہے کہ جب دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں تو CPR دیا جاتا ہے تاکہ دل واپس اب زندگی میں اور حرکت میں آئے۔ اسی طرح وہ آنتیں جو کہ ڈیڈ ہو گئی ہیں، جنہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، جو حرکت نہیں کرتی اور فضلے کے اخراج کا جو اپنا کام ہے وہ نہیں انجام دیتی، جب آپ ان کو روزانہ مساج دیتے ہیں تو ان میں نئی جان پڑ جاتی ہے۔ تو اس کو آپ نے اپنی لائف کا بہت لازم و ملزوم حصہ بنانا ہے، اور یہ بہتر ہے کہ لیٹ کے کیا جائے۔ جب آپ بیڈ پہ لیٹے ہوں، آپ کو صبح جاگ آئے تو اپنے پیٹ کا مساج کریں، 2 سے 5 منٹ بہت ہے۔ 9واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ آپ نے واک ضرور کرنی ہے۔ واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو لوگ روٹین سے واک کرتے ہیں، جو روٹین سے کوئی نہ کوئی ورزش کرتے ہیں، یوگا کر لیں، جم کر لیں، واک کر لیں، رننگ کر لیں، جو بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی آنتوں کی موومنٹ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے اور ہاضمہ بھی اچھا رہتا ہے، اور ان کا اوور آل جو قبض کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے سالو ہی رہتا ہے، ان کو قبض نہیں ہوتی۔ 10واں پوائنٹ، جو بھی سیزن ہو، سردیاں ہو گرمیاں ہو، آپ نے 12 گلاس پانی ہر صورت پینے ہیں، کیونکہ جب پانی نہیں پیا جاتا تو پخانہ سخت ہوتا ہے، اور وہ سخت جب ہوگا تو ایک تو وہ اندر پڑا رہے گا اور نکلتے وقت بھی وہ جو پخانے والی نالی ہے اس کو نقصان پہنچا کے جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں زخم ہو سکتا ہے، اینل فشر ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا بہت زیادہ درد کرتا ہے، اس میں سے خون کا اخراج ہو سکتا ہے، وہ ناسور بن سکتا ہے، انفیکشن ہو سکتی ہے، اور پھر اس کا سرجری علاج ہوتا ہے۔ تو پانی کا استعمال آپ نے زیادہ رکھنا ہے، اس سے قبض کا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کموڈ کوشش کرنا ہے کہ انڈین کموڈ، جس کو دیسی کموڈ کہتے ہیں، وہ استعمال کرنا ہے۔ وہ کریں گے تو آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ سینے کے پاس رہیں گے اور پخانے والی جو نالی ہے وہ کھلی رہے گی، اور فضلے کا اور پخانے کا اچھی طرح اخراج ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں انگریزی کموڈ ہے تو بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ انگلش کموڈ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے کوئی چوکی رکھ لینی ہے، یا آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ کوئی چیز ایسی رکھ لینی ہے، چوکی یا کوئی پھٹا، جس سے آپ کی تھوڑی سی ٹانگیں اوپر ہوں اور وہ چھاتی کے قریب آئیں۔ اس سے یہ ہے کہ جو پخانے والی نالی ہے وہ بلا رکاوٹ اس میں سے پخانہ گزرتا ہے، ورنہ ادروائز اگر انگلش کموڈ پہ بیٹھیں تو پخانے والی جو نالی ہے اس میں تھوڑے بل آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری طرح پخانے کا اخراج نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ آتے ہیں جن کو اپنا کے آپ جو ہے وہ قبض جیسی موذی بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں، اور ایک دفعہ جب قبض سے آپ کی جان چھوٹ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل زندگی تو شروع اب ہوئی ہے، کیونکہ قبض کی وجہ سے جو طبیعت میں حشاشیت ہونی چاہیے اور حشاش بشاش ہونی چاہیے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل ضرور کریں، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو فائدہ مند لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔